नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम भाषा शिक्षण के दूसरे पार्ट की। आज के सेकंड पार्ट में आज फिर हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण विधियों के प्रश्नों को लेकर के बात करने वाले हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मातृभाषा का अर्थ है। परिवार की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, पिता एवं परिवेश की भाषा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये प्रश्न जब आता है तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि इसमें उपयुक्त सभी हो सकता है, कुछ बुक्स में भी आपको ऐसा मिल सकता है। पर आपको ध्यान में रखना है, मातृभाषा को लेकर के अगर इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है और यही ऑप्शंस उसमें होंगे तो अपना राइट आंसर होगा माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। माँ जिन शब्दों को बोलती है, पहली बार बालक भी उन्हीं शब्दों को बोलना सीखता है और यही वजह है माँ को बालक की पहली शिक्षिका भी कहा जाता है। यानी माँ से ही बालक पहली बार बोलना सीखता है, इसलिए बालक की पहली शिक्षिका भी माँ कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा आज का, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। 4 विधियाँ यहाँ पर दी हुई है, इनमें से व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है ये अपने को देखना है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, उसके बाद में व्याख्यान विधि। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन निगमन विधि होती है। आगमन और निगमन दोनों साथ साथ जब काम करती है तो स्पेशली भाषा के लिए भी ये महत्वपूर्ण होती है और व्याकरण के लिए भी पूछा जाता है, तो यही सर्वोत्तम प्रकार की विधि होती है। दोनों साथ साथ, इसमें आगमन और निगमन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। अगला प्रश्न हमारा आज का, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। दूसरी भाषा को सिखाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग हो सकता है। 4 ऑप्शन है। पहला है भाषा संसर्ग, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है प्रेक्षण विधि और चौथा है वाचन विधि। तो दोस्तों, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग अन्य भाषा सिखाने में करते हैं। भाषा संसर्ग विधि जो होती है वो तो शब्द ज्ञान के लिए होती है। प्रेक्षण विधि जो होती है वो देख करके प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने की होती है। और वाचन विधि भी किसी भी भाषा के लिए अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की होती है। इसमें व्याकरण अनुवाद विधि ऐसी है जो अन्य भाषा सिखाने में काम आती है। सबसे पहले व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग भंडारकर के द्वारा किया गया था, जिन्होंने संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया दक्षिण भारत में। इसीलिए इसको भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं और ये अन्य भाषा सिखाने में काम आती है। हमारे परिवेश के बालकों को जब अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाएं सिखाते हैं तो पहले उस भाषा का हमारी भाषा में अनुवाद करते हुए फिर उसके व्याकरण का ज्ञान देते हुए सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ये इसमें होगी अन्य भाषा सिखाने से संबंधित विधि। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसके द्वारा दी गई थी। इनमें से B.S. ब्लूम, डेजी मॉरवेल, मॉरिसन, किलपैट्रिक। तो दोस्तों, पर्यवेक्षित विधि वैसे तो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन इसका एक विशेष प्रकार का मॉडल देकर के व्यवस्थित विधि का रूप देने का श्रेय जाता है डेजी मॉरवेल को। बहुत बार आता है परीक्षा में प्रश्न पर्यवेक्षित विधि को लेकर के। पर्यवेक्षित विधि एक ऐसी विधि होती है जो अपने आप में बालकों को नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय के अवसर प्रदान करती है। जैसा कि बाइनिंग ने इस संदर्भ में अपने विचार देते हुए लिखा था कि मेज या दराजों के चारों ओर बैठे विद्यार्थी या व्यक्ति जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय करते हैं तो वो पर्यवेक्षित विधि होती है। और ये पर्यवेक्षित विधि मूल रूप से देने वाले हैं डेजी मॉरवेल। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें स्वतंत्र रूप से छात्र पढ़ते हैं, छात्रों को किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नियंत्रण नहीं दिया जाता। इस तरह की शिक्षण विधि कौन सी है। इनमें से डाल्टन, समवाय, प्रदर्शन, व्याख्यान। तो दोस्तों, इसमें से डाल्टन एक ऐसी विधि है जिसका विकास अमेरिका में हुआ था। इस विधि का जो विकास किया गया था वो कुमारी हेलेना पारक्रिस्ट के द्वारा किया गया, जिन्होंने इस तरह की विधि को दिया
कि बिना किसी विशेष प्रकार के अनुशासन और नियंत्रण के, बिना किसी टाइम टेबल के बालकों को स्वतंत्र रूप से सीखने के, रचना के कार्य करने के अवसर दिए जाएं, इस तरह की विधि डाल्टन विधि के रूप में जानी जाती है और वर्तमान में एक प्रकार से प्रणाली के रूप में उपयोग में लाई जाती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों आगमन विधि जो होती है उसमें पहले एग्जाम्पल होता, उदाहरण होता, उसके बाद में नियम की तरफ या नियम के सत्यापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, नियम से उदाहरण की ओर लिखा हुआ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी कि यही पूछ रहा कौन सा इसमें जो है इसका पालन नहीं होता है, तो पालन नहीं होने वाली कौन सी है? नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये निगमन के अंदर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा बाद में छात्र शब्दों का उच्चारण करते हैं। यानी कि पहले शिक्षक उच्चारण करता है और बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण शिक्षक के द्वारा किए गए जो उच्चारित शब्द हैं उनका उच्चारण बालकों द्वारा होता है। जब इस प्रकार से बालक पढ़ता है तो कौन सी विधि होती है? अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि, अनुवाद विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जब एक शिक्षक पहले आगे आगे बोलता है और पीछे पीछे बालक उसका अनुकरण करते हैं तो वो अनुकरण विधि के रूप में होती है। और उच्चारण अनुकरण जो है हमारे शिक्षण विधियों में विशेष महत्वपूर्ण विधि भी होती है जिसके द्वारा बालक उच्चारण करना सीखता है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से खेल विधि नहीं है। जो विधियां दी हुई है उनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो खेल विधि नहीं है? किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मोंटेसरी विधि, आगम विधि। तो दोस्तों किंडरगार्टन, डाल्टन और मोंटेसरी ये तीनों खेल विधियां हैं। किंडरगार्टन फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी, डाल्टन विधि जो है कुमारी हेलेना पारक्रिस्ट के द्वारा दी गई थी और मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। लेकिन आगम जो है ये एक प्रकार की आगमन विधि है और आगमन विधि जो है इस श्रेणी में नहीं आती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न आज का, हर्बर्ट की पंचपदी के कितने सोपान या उपागम थे या पद थे? तो देखो हर्बर्ट की पंचपदी जो है इसमें कुल कितने सोपान थे? 5, 6, 4, 7। तो दोस्तों इसमें 5 सोपान थे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना बनाने के काम में आती है। सामान्यतया इसके द्वारा एक शिक्षक जो है 5 पदों के माध्यम से शिक्षण कार्य भी कर सकता है। इसके जो 5 पद हैं वो हैं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। सबसे पहले शिक्षक कक्षा कक्ष में उपस्थित होकर के किस प्रकार से अपनी शिक्षा या शिक्षण से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए माहौल बनाता है वो प्रस्तावना होती है। किस तरह से वो विषय वस्तु को बालकों तक प्रस्तुत करता है, किस तरह से पुरानी विषय वस्तु के साथ में वो जो है मैच करवाता है, कैसे विषय वस्तु को सामान्य बनाता है और आखिरी में बालकों के मूल्यांकन की क्षमताएं उनमें पैदा करता है। इस तरह से प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग ये 5 पद या सोपान होते हैं हर्बर्ट की पंचपदी में। अगला और आखिरी प्रश्न आज का हमारा, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण एवं वातावरणीय शिक्षा दी जाती है, ये कौन सी विधि है? यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर ये सारी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें वातावरण को भी, व्याकरण को भी, रचना को भी, कहानी को भी, पद्य को भी, सबको शामिल किया जाता है। मिली जुली शिक्षा जिसमें दी जाती है। समवायी विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि और वातावरण विधि। तो दोस्तों ये विधि होती है समवाय विधि। समवाय विधि का विचार जो है, जैसा कि आपको विदित होगा, ये समवाय विधि का विचार बिल्कुल नया है। लेकिन ये विचार कैसे पैदा हुआ? फ्रोबेल ने जीवन केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी। इसी प्रकार से जॉन डीवी ने जो है सामंजस्यकरण की शिक्षा की अवधारणा दी थी और गांधी जी ने जो है बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी। इन्हीं लोगों की शिक्षा की अवधारणाओं से निकल करके जो एक नया विचार आया, जिसको अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, गेट्स, स्किनर आदि लोगों ने जो है विशेष योगदान दिया और समवाय विधि के रूप में इसको स्थापित किया। तो समवाय विधि का पर्टिकुलर कोई जनक नहीं है, लेकिन ये विभिन्न लोगों के विचारों के आधार पर निकल कर आई एक प्रकार की विशिष्ट विधि है, जिसमें भाषा के अंदर सभी उसके पक्षों को अथवा फिर पर्यावरणीय, वातावरणीय विशेषताओं को शामिल करते हुए पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये थे आज के हमारे भाषा शिक्षण हिंदी से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और फिर नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपने दोस्तों, अपने साथियों, मित्रों को जो अभी तक भी जुड़ नहीं पाए हमसे, आपसे या इस चैनल से,
उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करें, शेयर करें और साथ ही साथ उनको इनके साथ जोड़ें, ताकि जिस प्रकार से आप इसका एक लाभ लेने के लिए तत्पर हैं, आपके साथी लोग भी इसका लाभ लें और एक अच्छे परिणाम की दिशा में आगे बढ़ें। हमेशा अपने उस नारे को ज़रूर याद रखें जो बार बार मैं आपको बोलता हूँ। फिर एक बार बोल रहा हूँ, इस बार रीट पार। धन्यवाद।